आइल्स के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि यार इसको कैसे करना है। आइल्स इजी है या डिफ़िकल्ट है, इसका तो वन वर्ड सिंपल आंसर है। ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो आइल्स के बारे में कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने कैसे पास किया। मेरे लिए आइल्स पास करना रिलेटिवली इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि मेरा जो है ना सब्जेक्ट है इंग्लिश है। और लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैंने इसकी तकरीबन 1 मंथ जो है ना प्रैक्टिस की थी। ऑनलाइन एक्सरसाइजेज वगैरह जो है उनसे मैंने मतलब इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग थी। 1-2 यूट्यूब चैनल भी थे जो भी मैं इसको इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कौन से थे, जिनको आप फॉलो करके जो है ना अपनी प्रेपरेशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि मैं अकेडमी नहीं गया था तो आपने भी अकेडमी नहीं जाना। अकेडमी जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जाएँ। उससे पहले जो है ना आइल्स की अंडरस्टैंडिंग ये है ना बड़ी ज़रूरी है कि आइल्स एक्चुअली है क्या। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरी यूनिवर्सिटी का इंसिग्निया है और ये सामने जो है ना ये मेरा डिपार्टमेंट है। टलिना यूलिकूल आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और ये बीएफएम जो है ना ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो टलिना यूलिकूल टलिन एस्टोनियन में टलिन यूनिवर्सिटी को कहते हैं। और अगर आपने टलिन यूनिवर्सिटी या यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी में आना है तो उसके लिए तकरीबन 80 to 90% जो है ना आइल्स जो होता है ना प्री रिक्वायरमेंट होती है। तो वन बाय वन जो है ना आइल्स के जो 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग बहुत से लोग आइल्स को इसलिए भी उन्होंने ओवर हाइप किया हुआ है क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि है क्या। तो रीडिंग सिंपली जो है ना कंप्रीहेंशन जो हम अपनी तकरीबन नर्सरी या प्रेप से या ज़्यादा पहली या दूसरी से जो है ना रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ते आ रहे होते हैं। तो वैसा ही एक कंप्रीहेंशन होता है रीडिंग सेक्शन में और उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। अब उसका सीन क्या है कि आपने जो सिर्फ प्रॉब्लम है ना टाइम की प्रॉब्लम होती है। 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली कंप्रीहेंशन, ऑनलाइन आपको आइल्स की एक्सरसाइजेज जो है वो मिल जाती हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए कोई भी बड़ा इशू नहीं है। तो रीडिंग सेक्शन तो आपका यहाँ पे डन हो गया। रीडिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो होता है आपका जो है ना लिसनिंग का। और लिसनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि जो इंग्लिश एक्सेंट है ना उसमें चीज़ों को समझना जो है ना डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसमें आपको एक कन्वर्सेशन 2 लोगों के दरमियान सुनाई जाती है और क्वेश्चन जो है ना उसमें भी इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आपको साथ साथ जो है ना उस कन्वर्सेशन को सुन के आंसर्स करने होते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन और आंसर्स बहुत सिंपल और बहुत इजी होते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात आ गई कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर आप वो एक्सेंट पहली बार या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की हुई है तो वो आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें एक और जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो एक मैप दिया होता है। उसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लेंगे। आप मैप में ABC पॉइंट्स जो होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं। आपको डायरेक्शंस देखनी होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद बताना होता है कि यार कौन सी जगह कौन सी चीज़ किस जगह पे। इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ एग्जांपल देके कि फॉर एग्जांपल आप मोटरवे से जो है ना लाहौर में एंटर हो रहे हैं तो क्वेश्चन होगा कि जब आप टूल प्लाजा क्रॉस किया था तो राइट साइड पे क्या था, लेफ़्ट साइड पे क्या था। तो वो जो बोल रही होती हैं वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि मेरे राइट साइड पे ठोकर को रोड जा रही थी, लेफ़्ट साइड पे बस स्टेशन था, ABC वहाँ गिवन होता है। तो आपने ये उन डायरेक्शंस को या उसकी जो बातों को कंसंट्रेट करना है कि यार ये अभी इधर ट्रैवल कर रही है तो इसके राइट पे क्या है और राइट पे लेफ़्ट पे जो होगा ना वही चीज़ें आपने ना फिल इन द ब्लैंक्स करनी है लिसनिंग में। ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इधर भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है वो राइटिंग है। ये भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगा लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें इंक्लूडेड क्या होता है। एक 250 वर्ड्स का ऐसे होता है, बहुत ही जो होती है ना सिंपल, कोई ना कोई भी आपको स्टेटमेंट दी होती है उस पर आपने लिखना होता है। और 250 वर्ड्स लिखना कोई चैलेंज नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 मंथ भी या किसी एकेडमी के साथ भी चेक कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए करना बिल्कुल जो है ना ईजी होगा। उसके अलावा सेकेंडली इसमें होता है एक टेबल दिया होता है या एक ग्राफ दिया होता है। आपने उस ग्राफ को देख के ना आपने एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल क्योंकि अगर आप आइल्स की वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप भी बाहर आने का प्लान कर रहे हैं तो होगा कि भाई ग्राफ होगा, एक साइड पे ईयर्स दिए होंगे, दूसरी साइड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे कि यार 2017 में इतने लोग जो है ना बाहर उन्होंने एडमिशन लिया, 2018 में इतनों ने लिया, 19 में, 20 में। तो आपने उसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखना है कि यार दिस ग्राफ शोज़ हाउ मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन दीज ईयर्स। और फिर आपने बताना है कि 2017 में इतने लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, 2018 में उससे डबल हो गया,
गया या हाफ हो गया, तो आपने उसको ग्राफ को या वो जो इमेज दिया, चार्ट दिया होता है, उसको अपनी वर्ड्स में जो है ना आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो राइटिंग में ये 2 पार्ट होते हैं। और यूनिवर्सिटी के बारे में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग्स है ना, उनके नाम इस तरह के हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टेरा, वीटा, नोवा, मारे, सिल्वा, एस्ट्रा। ये आई थिंक जो है ना एंशिएंट नेम्स हैं। जो लास्ट सेक्शन है वो आ गया हमारा जो स्पीकिंग सेक्शन है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसी सेक्शन के बारे में होती है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है ना शायद फंसते भी इसी सेक्शन में हैं। और यहाँ भी वंस अगेन जो है ना आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी बंदे को पकड़ लो जिसने आइल्स किया, या अगर एकेडमी में आप जा रहे हैं तो वो आपको प्रैक्टिस जो है ना इसकी रेगुलरली करवाते हैं स्पीकिंग की। उसमें भी आपके जाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू कार्ड्स कुछ पड़े होते हैं, उनमें से एक वो जो एग्जामिनर होती है वो पिक करती है। उसके बाद उस पे आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का मेरे ख्याल से टाइम देते हैं, और फिर उस पर आपने बोलना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजली उन्हीं क्वेश्चन में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो निकालते रहते हैं। और मेरे लिए भी वंस अगेन मैं कहूँगा कि शायद इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी डिग्री जो है ना वही इंग्लिश की है। और लेकिन अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि आप इंग्लिश के साथ इतना ज़्यादा जो है ना अच्छा हिस्सा नहीं है आपका, तो भाई आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि यार फ्री में टेस्ट दिया और दोबारा तो एक और रीटेक दे लेंगे। तो भाई इसको जो है ना तैयारी करके दो, 50,000 ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि जब तक आप आइल्स नहीं देंगे तब तक इसका मतलब है आप सीरियस ही नहीं है बाहर आने के लिए। क्योंकि अपनी अगर मिसाल लूँ तो 17-18 से मैं ये प्लान कर रहा था कि यार मैंने स्टडी के लिए बाहर जाना है, लेकिन वो सिर्फ हवाई प्लान था। लेकिन जब मैंने आइल्स दे लिया उसके बाद मैंने कहा कि अब मैंने 2 साल के अंदर अंदर एडमिशन लेना ही लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और मेरा 6 मंथ के अंदर जो है ना एडमिशन हो गया और मैं यहाँ आ भी गया। तो उसके बाद एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मेरे ख्याल से मैं पढ़ रहा था कि ब्रिटिश काउंसिल जो है ना शायद आपको अब जो है ना अगर आपका एक पार्ट फेल हो गया है तो वो आपको सारा दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एक ही पार्ट जो है ना रीटेक का ऑप्शन भी शायद अब अवेलेबल होगा आइल्स करने वालों के लिए। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत ही मीडियोकर हैं या अपने आप पे बिलीफ नहीं है तो अकेडमीज़ वगैरह भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको अंडरस्टैंड करना कि ये टेस्ट एक्चुअली है क्या। उसके बाद जो है ना आपके लिए अगली जो नेक्स्ट स्टेज है ना वो ईजी हो जाती है। और जो मैं एक यूट्यूब चैनल की भी बात कर रहा था जिससे आप जो है ना आइल्स की तैयारी जो है ना वो कर सकते हैं, तो असद याकूब साहब का यूट्यूब चैनल है, असद याकूब आइल्स के नाम से। उनको सब्सक्राइब करें। उनकी आई थिंक अकेडमी भी है, उनसे आपको काफ़ी अच्छी जो है ना अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है आइल्स की प्रिपरेशन के लिए। और बाकी जो है ना एक्सरसाइज आप गूगल कर लें, आइल्स की एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, वो करें। और वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो हमें भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपको एक नई वीडियो के साथ।